हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, अपना जो है चैप्टर 8 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक, तो नाम से पता चल रहा है कि कार्बन। तो अपन इसमें क्या पढ़ने वाले भाई? कार्बन के यौगिक पढ़ने वाले सब कुछ, ठीक है। कार्बन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 10 अपन ने जो है इसके बारे में अपन ने जैसे इसकी कार्बन की विशेषताएं पढ़ ली। फिर अपन ने पढ़ा कि जो है नामकरण किस तरीके से करते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ा, ठीक है। नामकरण अपन पढ़ रहे थे, और नामकरण में अपन ने जो है पहली जो तीन पद्धतियां होती है इसमें, एक तो रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, एक IUPAC पद्धति जो अभी चलती है, ठीक है, जो यानी यौगिकों को नाम देती है, ठीक है। तो IUPAC अपन अभी आधुनिक जो वर्तमान में अभी है वो है IUPAC। पहले रूढ़ पद्धति चलती थी, फिर डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न पद्धति, और फिर IUPAC। अब रूढ़ पद्धति में जो है अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है जो यौगिक मिलते थे उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता था। तो फिर उसमें अपन ने पढ़ा था कि रूढ़ पद्धति जो होती है उसमें यौगिक जिस प्राकृतिक स्रोत से या फिर जिस जगह से जो प्राप्त होता था उस जगह के नाम के अनुसार उसका नाम दिया जाता था। जैसे फिर अपन ने उदाहरण में देखा कि मार्स गैस, सॉरी CH4 जो होता ना, CH4 मेथेन, उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। मार्स गैस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है और दलदल को अपन मार्सी एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसके नाम से ये क्या पड़ गया, उसका नाम मार्स गैस। फिर अपन ने देखा कि एसिटिक अम्ल जो है, सिरका जो होता है ना उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को जो है अपन लैटिन भाषा में क्या, सिरके को जो है लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एसिटम। तो उससे नाम क्या पड़ गया? एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके का लैटिन नाम क्या होता है बच्चों? एसिटम। एसिटम से उसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक अम्ल। एक होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का अपन ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। और वो कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से। दूध को अपन बोलते हैं लैक्टम, ठीक है। तो लैक्टम से उसका नाम क्या पड़ गया? लैक्टिक अम्ल। तो ये कुछ मतलब जो स्रोत होता है जहाँ से वो प्राप्त होता है हमें, उसी के नाम के अनुसार जो है उस यौगिक, कार्बनिक यौगिक का नाम दिया गया। तो उसको अपन रूढ़ पद्धति बोलते हैं, ठीक है। रूढ़ पद्धति में इसी तरीके से फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। लेकिन इसको फॉर्मिक अम्ल जो है रूढ़ पद्धति में क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिका जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं, इसलिए उसके नाम से क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। फिर इसमें रूढ़ पद्धति में इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट मोस्ट लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मोस्ट लिख लेना। रूढ़ पद्धति में अपन 3 चीज़ें और पढ़ते हैं। एक तो जैसे अब अपन जैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ा था अपन ने, तो अपनी बुक में इतना डिटेल में है नहीं, 11th-12th में है, सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है। लेकिन अपने जो कार्बनिक यौगिक अपन पढ़ेंगे वो ज़्यादातर या तो आपको कार्बन की सीधी श्रृंखला मिलेगी, ठीक है, या कार्बन की श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ गया, जैसे ये जुड़ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, या फिर 2 जुड़ गए जैसे इस तरीके से CH3, या फिर यहाँ पे CH, Cl, इस तरीके से जो है प्रतिस्थापी समूह। ज़्यादा लंबी चेन आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल इतना ही देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है भाई। तो ये यौगिक जो होते हैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों को अपन। तो जैसे अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे ये पद्धति होती है ना, इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो सीधी श्रृंखला जो कार्बन की होती है, या कार्बन के जो यौगिक जो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये H जो है ना, ये अपन किस लिए हाइड्रोकार्बन है। पहली चीज़ तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसको कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं अपन। हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ संयोग कर रहा है उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते यौगिक। तो ये सीधी चेन दिख रही है अपने को, कार्बन जो है एक सीधी श्रृंखला में दिख रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन सीधी श्रृंखला में दिख रहे हैं, तो आपको चीज़ याद रखनी है क्या, इसके लिए अपन यूज़ में लेते हैं रूढ़ पद्धति में N। क्या उपयोग में लेते हैं बच्चों? N, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, एक टेबल बनवाई थी, वहाँ पे मैंने बोला था कि 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं? ब्यूट। क्या काम में लेते हैं बच्चों? ब्यूट, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध है तो उसको अपन क्या लिखते हैं लास्ट में? उसके अनुलग्न, यानी
पीछे की तरफ उस नाम के पीछे अपन एन लगाते हैं, देखा था ना ये भाई, एन लगाएंगे तो ब्यूट प्लस एन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इस तरीके से अपन जो है इस लंबी श्रृंखला को रूढ़ पद्धति में क्या बोलते हैं, एन नॉर्मल। इस एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है बच्चों, नॉर्मल, यानी सीधी श्रृंखला वाले नॉर्मल यौगिक होते हैं ये, ठीक है। रूढ़ पद्धति में इनको नॉर्मल नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर एक इसमें समूह आता है, कौन सा, CH3। पहला तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि CH3 CH3, ठीक है। अब देखो ये मैं बंद खाली छोड़ रहा हूँ, देखो एक बार इस कार्बन को देखना। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक हाइड्रोजन उपयोग में ले रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। इस चैप्टर में आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि कार्बन के 4 बंध बन रहे हैं नहीं बन रहे, कार्बन के 4 बंध बनने ही चाहिए, ठीक है। तो इस कार्बन के 4 बंध, इस वाले कार्बन के भी 4 बंध बनेंगे, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन हो गया, तो इस समूह को जो है अपन बोलते हैं। अब मैं इस हाइड्रोजन को इस तरीके से लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इस समूह को अपन बोल सकते हैं क्या, ये इसको बोलते हैं अपन क्या, आइसो। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो। नाम याद रख लोगे ना, इस समूह को अपन क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। तो जैसे कि एक यौगिक हो गया, अपने पास एक यौगिक है, मैंने एक उदाहरण लिखा यहाँ पे, CH3 CH3 और यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और CH3। अब इसका आपको नाम देना है रूढ़ पद्धति में। बोलेगा कि ये यौगिक दे देगा और बोलेगा कि रूढ़ पद्धति में जो है इस यौगिक का नाम बताओ। तो आपको क्या करना है, सीधा सही भाई, ये सीधी श्रृंखला वाला तो दिख नहीं रहा। अब रूढ़ पद्धति में ये आपको पहचानना है, दिमाग लगा लेना है कि ये कौन सा समूह था। देखो CH और 2 प्रतिस्थापित समूह, इस तरीके से 2 CH3 इस तरीके से जुड़ रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते थे भाई, आइसो। तो आइसो जो है इसके लिए आपको देखो एन अपन ने पहले लगाया, वैसे आइसो यहाँ पे पहले लगाना है। तो आइसो है और कार्बन कितने काउंट कर लेने यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 और 5। इस रूढ़ पद्धति में अपन जो है यहाँ पे श्रृंखला वगैरह कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी देखो आगे IUPAC में आप अलग नियम पढ़ोगे, व्युत्पन्न पद्धति में अलग नियम होते हैं, रूढ़ पद्धति के अलग नियम होते हैं। तो पहले रूढ़ पद्धति सीखो, इसके अनुसार चलो। अगर रूढ़ में पूछता है तो रूढ़ के अकॉर्डिंग नाम करना है, फिर व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार पूछता है तो व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार नाम करना है, फिर IUPAC पूछता है तो उसके मैं आपको सब चीज़ें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। सारे नियम आपको, सारी डिटेल आपको लिखवाई जाएगी। तो रूढ़ पद्धति में पहले तो अपन ने पढ़ा था कि उस स्रोत के नाम के अनुसार कुछ यौगिकों के नाम वैसे दिए गए। अब 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक ये समूह याद रख लेना, इसमें भाई इसको आइसो बोलते हैं। तो आइसो है और इसमें क्या करना होता है कि सारे कार्बन गिनते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए अपन क्या उपयोग में लेते हैं बच्चों, पेंट, ठीक है, पेंट। और सभी कार्बन के बीच में एकल बंध दिख रहा है इसलिए एन, तो पेंटेन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइसोपेंटेन नाम हो जाएगा। एन वाले तो क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले, ये समूह याद रखना है। और एक और समूह याद रखना है आपको, कौन सा, जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। एक समूह कौन सा याद रखना है आपको, ये वाला समूह याद रखना है, इसको बोलते हैं नियो। 3 चीज़ें याद रखने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। तो ये नियो जो होता है ना, वो CH3 CH3 इस तरीके से देखो। अब वहाँ पे तो 2 CH3 थी, यहाँ पे इस कार्बन के जो है कितने CH3 लग गए, कितने हैं, आप बोल सकते हो इसको, एक और यहाँ पे CH लगा दो आप, चलो, ठीक है। तो ये देखो इस कार्बन जो है इसके साथ 3 CH3 जुड़ रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखना आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, नियो बोलते हैं, ठीक है। ये समूह कौन सा होता है, नियो होता है। ठीक है बच्चा। तो एन वाले कौन से यौगिक होते हैं, जो सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। उसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा कौन सा, कि आइसो समूह होता है, फिर एक नियो समूह होता है। तो नियो ये हो गया, इसको अपन बोलेंगे क्या, नियो। क्या बोलते हैं बच्चों, नियो, ठीक है। तो नियो समूह है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको इसका, इस तरीके से CH3 CH, नीचे CH3, फिर CH3 और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, CH3, ठीक है।
इस CH को जो है इस कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक वो बना दिया, यौगिक बना दिया इस तरीके से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और लगा दिए इसके। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये समूह आपको दिख रहा होगा, ये समूह कौन सा दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसको बताओ, देखिए फटाफट से बताओ। नियो बोलते हैं, ठीक है, और नियो बोलते हैं इसको अपन। तो 5 कार्बन दिख रहे हैं वहाँ पे आपको, 5 के लिए अपन क्या उपयोग में लेते हैं, पेंट। तो देखो पहले तो नियो, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए अपन का पेंट उपयोग में लेते हैं, ठीक है। और सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है तो अपन पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम देंगे नियो पेंटेन। तो ये हो जाती है रूढ़ पद्धति आपकी पूरी कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब देखो किस तरीके से आपको जो है चीज़ें, अब अपन क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न पद्धति। तो ये इजी था, रूढ़ पद्धति ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब अपन पढ़ेंगे क्या, व्युत्पन्न पद्धति, ओके। तो अब अपन पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। अब व्युत्पन्न पद्धति की बात हो रही है, तो व्युत्पन्न पद्धति में जो है आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो एक टेबल की तरह अपन इसको पढ़ेंगे, टेबल आपको बनानी है। देखो इसमें आपको कुछ मैं सरल यौगिक लिखवाऊंगा, वो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, सरल यौगिक, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है सरल यौगिक से बने व्युत्पन्न यौगिक, और फिर आपको व्युत्पन्न का नाम, व्युत्पन्न का नाम। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला अपन सरल यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। CH4 जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेथेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ, और इनके बीच में, सबके बीच में एकल बंध होता है, इसलिए जो है इसको बोल रहे हैं एन, यानी ये एल्केन होता है, इसलिए एन लगाएंगे इसमें। अब देखो व्युत्पन्न क्या क्या बना सकते हो आप इससे। तो CH4 है ना, बस माइंड में ये बिठा लेना दिमाग में कि CH4 जो है 4 हाइड्रोजन है। देखो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन होते हैं CH4 में, बार बार ये अपन पढ़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह लगा दूं, अब प्रतिस्थापी आपको याद होने चाहिए, जैसे CH3 है, CH2 CH3 है, ये मैंने प्रतिस्थापी लिखवाए थे, Cl Br, ये प्रतिस्थापी होते हैं ना, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, CH3, ठीक है। और CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मैथिल। अब वापस से आप इस हाइड्रोजन को ऐसे एलिब्रेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको, आपको जो है अपनी किताब में इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी, तो आप समझ जाना कि हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को मैंने हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, CH3, और इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, मैथिल बोलते हैं, ये आपको पता है, मैथिल समूह बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापी। इसका नाम याद रखोगे आप लोग, क्या जोड़ा आपने, मैथिल, उसका पूर्व लगन यानी पहले लगाओगे आप, मैथिल, ठीक है। और नाम क्या था इसका, सरल यौगिक का मेन नाम जो है वो इसके बाद में आ जाएगा, मैथिल मेथेन, ठीक है बच्चों। दिमाग में आ गया होगा कि सरल यौगिक था CH4, एक हाइड्रोजन हटाया और एक समूह जोड़ दिया, प्रतिस्थापी समूह CH3, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वो टेबल लिखवाई थी बच्चों। तो CH3 जोड़ दिया मैथिल, और ये मैथिल का नाम जो है पूर्व, मतलब पहले आएगा, पूर्व लगन। तो मैथिल और CH4, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, मेथेन, तो मैथिल मेथेन। इसी से अपन देखो एक बना दिया अपन ने, एक व्युत्पन्न बना दिया। दूसरा मैं बना सकता हूँ कि CH3 है, CH4 था, ठीक है, CH4 है, तो 2 हाइड्रोजन हटा के आप क्या लगा दो, इसके CH3 समूह लगा दो। एक तो ये लगा दिया मैंने, और एक ये लगा दिया, इतना क्लियर है भाई। और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2। 4 हाइड्रोजन थे, 2 की जगह मैंने एक तो CH3 लगा दिया और दूसरा भी CH3 लगा दिया, बंद के साथ लगाना है, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 CH3 लगाए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसके लिए क्या लिखोगे, अब देखो यहां पे आपको 2-4 चीजें और याद रखनी है। अगर मैं बोलूं जैसे एक के लिए, अपन ने पहले भी पढ़ा है, एक के लिए मोनो उपयोग में लेता है, एक के लिए मोनो,
ठीक है। अगर दो प्रतिस्थापी आते हैं, एक जैसे दो प्रतिस्थापी आ गए तो उसके लिए डाई उपयोग में लोगे, ठीक है। एक जैसे तीन प्रतिस्थापी की संख्या, ठीक है, प्रतिस्थापी की संख्या यानी समान प्रतिस्थापी की संख्या, और उसका जो है आप क्या लगाओगे, पूर्व लगन, इस तरीके से पूर्व लगन। तो देखो एक अगर प्रतिस्थापी एक ही बार आता है तो उसको मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, ये पहले भी अपन ने पढ़ा है 9th में, और 4 के लिए आप टेट्रा उपयोग में लोगे, ठीक है। क्या लोगे, टेट्रा। तो ये दो चार चीज़ें ये भी लिख लेना भाई, साइड में लिख लेना कहीं बुक में, सॉरी कॉपी में। तो दो CH3 लगाए और वो भी समान, तो समान प्रतिस्थापी दो आ गए, तो मैंने दो के लिए क्या लेना है आपको, डाई, पूर्व लगन। तो डाई कौन सा प्रतिस्थापी लगाया, मेथिल, ठीक है। और ये ओरिजिनल नाम क्या था, इसका ओरिजिनल नाम बाद में आएगा जरूर, इसमें व्युत्पन्न पद्धति की ये खास बात है, ठीक है, मेथेन। तो इतना क्लियर होना चाहिए। लास्ट में जो सरल यौगिक था उसका नाम लास्ट में आएगा जरूर, ठीक है। आपने दो प्रतिस्थापी जोड़े, कौन से, मेथिल, और समान प्रकार के, इसलिए दो के लिए डाई उपयोग में लोगे। कौन सा जोड़ा, मेथिल, और उसका सरल यौगिक का नाम लास्ट में मेथेन। फिर तीसरा मैं बना सकता हूं यहां से, कौन सा, देखो तीसरा मैं बना दूंगा कि CH3 CH4 था, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि 3 हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा रहा हूं। 3 हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा रहा हूं मैं, यहां लगा दिया मैंने एक और CH3, और एक हाइड्रोजन इसके साथ है, ये CH है भाई बीच में, ठीक है, दिख रहा है सबको, CH है, ये CH3, नीचे CH3 लगाया एक, और एक इधर CH3। तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 CH3 से, 3 मेथिल से। तो 3 समान ग्रुप आ रहे हैं, तो आप क्या लोगे यहाँ पे, ट्राई। तो मैं बोलूँगा ट्राई मेथिल, कौन सा समूह जोड़ा, मेथिल, ठीक है, और मेथेन। तो ये व्युत्पन्न यौगिकों का इस तरीके से नाम जो है आपको आप जो है इस तरीके से नाम दोगे। अब ये टेबल में चलना लिखना है आपको, ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा वो आपको टेबल में लिखना है, ठीक है। और अपन बना सकते हैं, जैसे कि और अपन इस तरीके से यौगिक बना सकते हैं, जैसे सरल यौगिक अपना मेथेन ही चल रहा है, तो फोर्थ अपन बना सकते हैं कि CH4 था, तो मैं CH3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन की जगह मैं Cl लिख सकता हूँ। एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है। अब व्युत्पन्न में उसका नाम क्या होगा इसका नाम क्या होगा, देखना, क्लोरो, क्या जोड़ा आपने, क्लोरो, तो पूर्व लगन के रूप में आएगा, तो क्लोरो, और इसका नाम क्या था, मेथेन, क्लोरोमेथेन, इस तरीके से नाम दिया जाएगा व्युत्पन्न पद्धति में। फिर आप क्या बना सकते हो, और इसके यौगिक बना सकते हो CH3 CH4 था, 2 हाइड्रोजन हटा दो आप, एक क्लोरो लगा दो और एक CH3 लगा दो, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ही, ठीक है। अब क्या लगाया आपने, एक तो मेथिल लगाया, एक क्लोरो। अब इसमें फिर से एक और चीज़ आ गई इंपॉर्टेंट, अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आता है, जैसे नाम आप इंग्लिश में इसका नाम होगा CHLORO, ये भी मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा सब चीज़ें, ठीक है, ये भी आ जाएगा। और METHYL, मिथाइल, इस तरीके से इसको बोलते हैं मिथाइल। क्लोरो को अपन CHLO, C से स्टार्ट हो रहा है, ये M से शुरू हो रहा है, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर आता है उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। तो क्लोरो, ठीक है, मेथिल और मेथेन, क्लोरो मेथिल मेथेन, ये इस तरीके से जो है व्युत्पन्न पद्धति में आपको नाम करने हैं भाई इनके, ठीक है। अब देखो दूसरा अपन यौगिक पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मेथेन के कुछ व्युत्पन्न पढ़े अपन ने व्युत्पन्न पद्धति में। अब दूसरा यौगिक मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा देखो, सरल यौगिक है कार्बिनोल। सरल यौगिक में लिखना है क्या, कार्बिनोल, और कार्बिनोल को लिखते हैं अपन CH3OH। क्या लिखते हैं बच्चों, CH3OH, ठीक है, नाम याद, फॉर्मूला याद रख लोगे, CH3OH, ओके, कार्बिनोल। अब इसको जो है व्युत्पन्न पद्धति में आप बहुत सारे इसके क्या बना सकते हो, व्युत्पन्न बना सकते हो। जैसे मैंने बना दिया CH3 जो है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये तो एज इट इज रहेगा, एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया भाई, ठीक है। देखो CH3 था ना, उसकी जगह एक हाइड्रोजन को हटा के 2 रह गए, एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 से रिप्लेस कर दो आप बॉन्ड के साथ, बंद बना के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो क्या जोड़ा आपने, मेथिल जोड़ दिया, तो मेथिल पहले आ जाएगा। जो जोड़ा है ना आपने, जो प्रतिस्थापी लगाया उसका नाम पहले आएगा, और उसमें भी पहले में अगर 2 अलग अलग प्रतिस्थापी आ जाते हैं तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है।
ओके। और अगर 2 समान आ जाते हैं तो फिर ये डाई ट्राई टेट्रा, 2 या 3 या 4, ठीक है, जैसे भी। मेथिल, और ये ओरिजिनल नाम क्या था इसका, कार्बिनोल, कार्बिनोल। तो इस तरीके से आपको नाम देना है भाई। ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इतना इसको एक ही याद रख लो आप। और आप कर सकते हो, ठीक है, एच हटा के Cl लगा दो, CH3 लगा दो, जैसे भी आप करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो एक और आपको याद रखना है, एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। इसको अपन व्युत्पन्न पद्धति में क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। रूढ़ में भी इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। अब देखो एसिटिक अम्ल जो है ये, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, CH3COOH, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, CH3COOH। सर एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल एक ही बात है, ठीक है, CH3COOH। और अगर देखो इसमें से H नहीं हटा देना, ध्यान रखना, ये H मत हटा देना, या आप कहीं इसकी जगह H हटा के और कुछ प्रतिस्थापी लगा दो, नहीं हटेगा। कहाँ से, जो CH3 देखा ना आपने, ये CH3 वाला पार्ट है ना कार्बन, ठीक है, ये CH3 या CH3 CH4 इस तरीके से, जैसे ये CH3 है ना, इसमें से हटेगा, ठीक है, ये ग्रुप है, ये एक समूह है, इसमें से नहीं हटेगा, ये दोनों समूह है, ध्यान रखना इसका। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, CH3 था, CH2, एक हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दो, CH3 लगा दो, ठीक है, और COOH। अब देखो क्या लगाया आपने, मेथिल, तो उसका पहले ही नाम लिख दो, मेथिल। और ओरिजिनल नाम क्या था इसका, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है भाई। इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। एक और उदाहरण आप याद रख सकते हो एसिटिक अम्ल में, एक और करवा देते हैं। एसिटिक अम्ल की बात हो रही, तो एसिटिक अम्ल का एक और मैं लिख रहा हूँ, CH2 था, एक और हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। देखो CH3 था, एक तो हटा ही दिया था अपन ने, अब इसके क्या कर दो, 2 हटा दो, 2 हाइड्रोजन को हटा के अपन ने क्या लगा दिया, ये एक काम करो, एक ही हटाओ आप, ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापी अपन चेंज कर देते हैं। एक प्रतिस्थापी पढ़ा था अपन ने CH2 CH3, ये कहीं पे पढ़ा था कि प्रतिस्थापी अपन ने CH2 CH3, ठीक है, इसका नाम सोचो फटाफट से, क्या बोलते हैं इसको, CH2 CH3। ये देखो जुड़ रहा है, इधर बॉन्ड खाली है, और CH2 CH3 इसको बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं बच्चों, एथिल। क्या जोड़ा अपन ने, देखो ये मेन यौगिक था, मुख्य यौगिक था, सरल यौगिक था, इसमें आपने क्या जोड़ दिया, एथिल, तो उसका नाम पहले लिख दो, एथिल एसिटिक अम्ल, एथिल एसिटिक अम्ल, ठीक है भाई, एसिटिक अम्ल, एथिल एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से नाम देते हैं अपन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये अपनी बुक में दे रखा है कि किस तरीके से अपन जो है व्युत्पन्न पद्धति को सोल्व करेंगे। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होती है अपनी व्युत्पन्न पद्धति। प्रतिस्थापी याद रखने हैं, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए और पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर भी आप याद रखो कि एल्केन के लिए एन आपको अनुलग्न जुड़ता है इनका हमेशा, एन। एल्कीन के लिए ईन, आइन, एल्काइन के लिए आइन। तो ये 3 चीज़ें अपन और पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन फिर भी याद रखा करो। एल्केन में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध आता है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन में द्विबंध आता है, एल्काइन में त्रिबंध आता है, कम से कम एक तो आता ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन जो है प्रतिस्थापी पढ़ते हैं कि प्रतिस्थापी अगर समान प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो डाई, 3 आ जाते तो 2 आ जाते तो डाई, 3 आ जाते तो ट्राई, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा, इस तरीके से उपयोग लेंगे अगर समान प्रतिस्थापी आते हैं। और अगर अलग अलग आ रहे हैं तो अलग अलग नाम अपन देंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट जो है उसके अकॉर्डिंग नाम देंगे। अब तीसरी पद्धति और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, IUPAC पद्धति, ठीक है बच्चा, IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति जो है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पद्धति है। अभी जो कार्बनिक यौगिक या जितने भी तत्व खोजे जाते हैं उनको IUPAC जो है उनका नाम देता है, ठीक है, ये एक संस्था है। तो ये याद रखना आपको कि IUPAC एक पद्धति है, संस्था है जो अभी कार्बनिक यौगिकों को वर्तमान में जो है नाम प्रोवाइड करती है, देती है, ठीक है। अब IUPAC पद्धति के अलग ही रूल है, जैसे अपन ने पढ़ा रूढ़ पद्धति के अलग रूल है,
डिराइव सिस्टम यानी व्युत्पन्न पद्धति के अलग रूल है और IUPAC पद्धति के अलग रूल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखो IUPAC पद्धति है तो ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 3 चीज़ें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि इसमें भी पहला अपन पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। और कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि एल्केन जो होता है ना उनका नाम कैसे करते हैं, लेकिन उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। एल्केन का ध्यान रखना है कि इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आता है भाई, एकल बंध, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है CnH2n+2। अब ये एन वगैरह कॉन्सेप्ट से ये क्या बता रहे हो फॉर्मूला, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो CnH2n+2, जब भी अपन यौगिक बनाएंगे तो सारे एल्केन जो है इससे बन जाते हैं, जो बेसिक एल्केन होते हैं सारे वो इससे बन जाएंगे। तो CnH2n, और यहाँ पे आपको याद रखना है n बराबर होता है कार्बन की संख्या, ठीक है। कल मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का अपन उपयोग कैसे करते हैं, अभी केवल याद रख लो, ठीक है। एल्केन के लिए अनुलग्न उपयोग में लेते हैं n, क्या उपयोग में लेते हैं बच्चों, n, ठीक है। इतना याद रख लोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एल्केन इनको जो है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा सब में, CnH2n+2 इनका फॉर्मूला होता है, अनुलग्न n अपन उपयोग में लेते हैं, ठीक है। अब कल अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, किस तरीके से सारा डिटेल में एल्केन के बारे में अपन कल और पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है।